नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। हमने पहले ही बताया था कि प्रदेश गुजरात भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले अहमदाबाद और अब वडोदरा शहर के बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, वडोदरा शहर भाजपा के महामंत्री सुनील सोलंकी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या हो सकती है वजह, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वडोदरा शहर भाजपा के महामंत्री सुनील सोलंकी ने पद से इस्तीफा दिया है। सुनील सोलंकी ने इस्तीफा क्यों दिया, यह पता नहीं चल पाया। सुनील सोलंकी बहुत वरिष्ठ नेता है, वह पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। सुनील सोलंकी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, इसलिए इसे स्वीकार कर लिया गया। हालांकि वह बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे। જે પ્રકારની મારી પોતાની વાત હતી એ મેં 29મી તારીખે શહેરના અધ્યક્ષને જાણકારી આપી હતી કે મારે પોતાના અંગત કારણોસર મને આ જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરો। એટલે ગઈકાલે તેમણે મને સંમતિ આપી કે મારા ઉપર વાત થઈ છે અને એની માટે જ આજે આપણને વાત કરી। सुनील सोलंकी सयाजीगंज स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह के साथ बैठक की। सुनील सोलंकी ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल से बात करने के बाद इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि सुनील सोलंकी बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे और बीजेपी से जुड़े भी रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदीप सिंह वाघेला ने गुजरात बीजेपी के महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन की मुलाकात की फोटो और वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोनों की सादगी की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड के नीलकंठ धाम की यात्रा के दौरान पीएम मोदी की बहन यूपी सीएम की बहन की दुकान पर पहुंची। कैसे हुआ मोदी और योगी की बहन का मिलन, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहनों की मुलाकात का वीडियो इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों बड़ी ही गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात करती दिख रही है। दरअसल पीएम मोदी की बहन वसंतीबेन नीलकंठ धाम की तीर्थ यात्रा पर आई थी। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि सीएम योगी की बहन शशि देवी की दुकान भी पास में ही है। कोठारी के एक मंदिर के पास दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ही एक दूसरे से गले मिले। सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, वायरल होने लगा। लोग दोनों नेताओं की बहनों की सादगी की चर्चा कर रहे हैं। भाजपा नेता अजय नंदा ने ट्वीट में इस मुलाकात का वीडियो शेयर किया। सीएम योगी की बहन शशि देवी मां भुवनेश्वरी प्रसाद भंडार के नाम की एक दुकान चलाती है। यहां पर पूजन सामग्री मिलती है। उनके पति जय श्री गुरु गोरक्षनाथ जी नाम से एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों के परिवार सुर्खियों से दूर रहते हैं। यूपी के सीएम योगी उत्तराखंड से है और उनका परिवार अभी भी पौड़ी जिले के पंचूर गाँव में रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को महीने 12 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मोदी सर ने मानहानि केस में पहली बार बड़ी राहत मिल चुकी है। फैसले के बाद राहुल गांधी संसद के वापस लौटने का रास्ता साफ हो गया है, तो वही पुर्णेश मोदी ने इस मामले में आगे कानूनी लड़ाई जारी रखने की हुंकार भरी है। अब राहुल गांधी के लिए क्या हो सकता है आगे, कौन से विकल्प उनके पास है, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत की सीजेएम कोर्ट द्वारा सुनवाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई और वे चुनाव भी लड़ पाएंगे। लेकिन इस सब में जो बड़ा सवाल है वो यह है कि क्या राहुल गांधी को हमेशा के लिए राहत मिल गई है? तो इसका उत्तर है जी नहीं। राहुल गांधी को अभी मोदी सर ने मानहानि केस में फौरी राहत मिली है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक बवंडर बने इस मामले में अभी कई संभावनाएं हैं। पहली संभावना है कि जब सूरत की सेशन कोर्ट में मानहानि के मामले के खिलाफ सुनवाई शुरू हो तो कोर्ट निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर सकती है।
दूसरी संभावना यह है कि कोर्ट किन आधार पर राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी गई है इसे जस्टिफाई कर सकती है और सुनवाई के बाद अपने फैसले में कारण गिना सकती है। तीसरी संभावना यह है कि इस मामले में सेशन कोर्ट में राहुल की सजा कम भी हो सकती है। चौथी और आखिरी संभावना यह है कि सेशन कोर्ट जब मामले की सुनवाई शुरू होगी और फिर अपना फैसला देगी तो वह जस्टिफाई करते हुए इस निचली अदालत के फैसले को बरकरार रख सकती है। ऐसे में राहुल गांधी को राहत जरूर मिली है, लेकिन वे मुक्त नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया। क्या ममता ने सबूत होने की भी बात कही है? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 26 दलों का विपक्षी गठबंधन भारत अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में सरकार बनाएगा और देश को आपदा से बचाएगा। सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास भाजपा द्वारा ईवीएम को हैक करने की कोशिश के सबूत भी है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि इस बात के सबूत है कि भाजपा देश में चुनाव जीतने की कोशिश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैक करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने पहले ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी योजना शुरू कर दी है। वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैक करने के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। हमें ऐसी जानकारी मिली है और कुछ सबूत भी मिल चुके हैं। हम और भी तलाश रहे हैं। इस पर भारत गठबंधन के सदस्य के साथ अगली बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी, जब भी इसकी तारीख तय होगी, उन्होंने कहा। बीजेपी ने ममता की बात को हास्यास्पद बताया है। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि ममता समेत विपक्ष पहले ही हार मान चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कश्मीर फाइल्स की सुपर सक्सेस के बाद मेकर्स अब इसकी सीरीज द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड लेकर आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री के तर्ज पर बनी इस सीरीज का प्रमोशन कश्मीर की घाटियों में किया गया था। फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी इस सीरीज में कई कश्मीर के अनसुने खुलासे कर रहे हैं। क्या है वो अनदेखा सच, देखते हैं रिपोर्ट में। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स की सुपर सक्सेस के बाद अब इसके मेकर्स दर्शकों के लिए इसी फिल्म के दौरान की गई रिसर्च पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आ रहे हैं। पल्लवी जोशी कहती हैं, फिल्म में हमने केवल नरसंहार पर फोकस किया था। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि आतंकवाद की वजह से ही कश्मीरियों को वहां से भागना पड़ा था। यह सीरीज 7 एपिसोड की होगी, जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड। हमें कई सारे फैक्ट्स मिले थे, जिसका केवल कुछ ही हिस्सा हम फिल्मों में इस्तेमाल कर पाए थे। फिर इस सीरीज का आइडिया आया था। कश्मीर फाइल्स के बाद द केरल स्टोरी, राम सेतु, 72 हुर्रे जैसी फिल्म भी आई। पल्लवी जोशी इस पर कहती है कि हिम्मत के साथ साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आप जो भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें रिसर्च सही तरीके से होनी चाहिए। हमारी फिल्म केवल टेररिज्म के खिलाफ है। यह किसी समुदाय को टारगेट नहीं करता। यह कोई हिंदू मुस्लिम वाली फिल्म नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने ऐतिहासिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी ने मैक्सिको को हराकर तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय बेटियों ने कैसे इस खेल में जीत हासिल की, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। भारत की बेटियों ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में इतिहास रच दिया है। तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में भारतीय तीरंदाज बेटियों ने देश का झंडा लहराया। परनीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी और ज्योति सुरेखा वेनम की महिला टीम ने बर्निल में फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त मैक्सिको को 235-229 को
हरा दिया। ज्योति सुरखा वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता। यह किसी भी वर्ग में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड था। भारतीय तिकड़ी ने फाइनल में मैक्सिको की टीम में शामिल डेफने क्विंटेरो, एना सोफिया, हर्नांडेज जियोन और एंड्रिया बेसेरा को 235-229 से हराया। सेमीफाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय बेटियों ने गत चैंपियन कोलंबिया को 220-216 से शिकस्त दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने पहले दौर में बाय मिलने के बाद क्रमशः क्वार्टर फाइनल और प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताड़पे और तुर्की को हराया था। वहीं बर्लिन में हुए इस इवेंट से पहले भारत ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 11 पदक जीते थे। इनमें 9 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आतंकी और जवानों के बीच शुक्रवार शाम से ही मुठभेड़ चल रही है। सेना और कुलगाम पुलिस की संयुक्त टीम इस अभियान में शामिल है। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में कितने जवान हुए शहीद, किस आतंकी संगठन ने ली उसकी जिम्मेदारी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी संगठन PFF ने इसकी जिम्मेदारी ली है और इसे अनुच्छेद 370 खत्म करने का बदला बताया है। PFF ने एक बयान जारी कर कहा है कि संघीय सरकार के अवैध तरीके से अनुच्छेद 370 खत्म करने की पूर्व संध्या पर हमारे लड़ाकों ने हमला किया है। कुलगाम जिले के हलान वन क्षेत्र के ऊंचाई इलाकों में आतंकियों के होने की सूचना पर सेना ने सर्च अभियान चलाया था, जिसमें कुलगाम पुलिस भी शामिल थी। अभियान के दौरान आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 जवान घायल हुए थे। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ ऐसे समय में हो रही है जब आज 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी ने श्रीनगर में विजय मार्च निकालने का ऐलान किया है। वहीं एहतियात के तौर पर शनिवार को अमरनाथ यात्रा को स्थगित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।